हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग, जिसमें हम पढ़ रहे हैं बेसिक रेडिएशन फिजिक्स। आज के सेशन के हमारे टॉपिक हैं फोर्स, वर्क, पावर एंड कोलिजन। कोलिजन में हम इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन दोनों ही देखेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का सेशन हम शुरू करते हैं। फोर्स इज ए पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। जो फोर्स है वो पुश हो सकता है या फिर पुल हो सकता है, जो कि किसी ऑब्जेक्ट पे हम लगा रहे हैं। पुश और पुल का मतलब क्या है? पुश का मतलब है कि हम धकेल रहे हैं और पुल का मतलब हम खींच रहे हैं। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को मतलब धकेल रहे हैं या फिर खींच रहे हैं तो वो फोर्स कहलाएगा। और ये एक एनर्जी भी हो सकती है जिसका जो पार्ट है फिजिकल एक्शन और मूवमेंट का जो पार्ट हो सकती है। अब जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो क्या कहता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट है इस यूनिवर्स में वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, चाहे वो दूर हैं चाहे वो पास हैं। अब जो फोर्स होती है वो एक्ट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर बाय द फॉलोइंग पैरामीटर। हम नीचे पढ़ेंगे कि कैसे वो ऑब्जेक्ट पर एक्ट करती है। अब जो ऐसा यूनिट क्या है फोर्स का वो याद रखना। अब न्यूटन है, अगर आप इसको पूरा लिखेंगे न्यूटन को तो कैपिटल एन मतलब सॉरी स्मॉल एन आएगा। अगर आप सिंबल वाइज लिखेंगे न्यूटन को तो कैपिटल एन आएगा। और इसके साथ साथ इसका और भी और कौन सा यूनिट है? ऐसा यूनिट वो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो सिंबल क्या है फोर्स का वो है कैपिटल एफ। अब जो टाइप क्या है क्वांटिटी की, मतलब जो फोर्स है उसकी क्या टाइप है, वो है वेक्टर क्वांटिटी। जो वेक्टर क्वांटिटी है उसका क्या मतलब है? हमेशा याद रखना कि जो क्वांटिटीज होती है या तो स्केलर होंगी या फिर वेक्टर होंगी। अब जो स्केलर का मतलब होता है कि उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं दी जाएगी। पर जो वेक्टर क्वांटिटी है उसकी डायरेक्शन दी जाएगी। अब जो डायमेंशन क्या है फॉर्मूला की, जो फोर्स का है उसका m रेज्ड पावर 1, l रेज्ड पावर 1, t रेज्ड पावर -2 है। अब जो दूसरे जो यूनिट है वो हो सकते हैं जैसे डाइन हो सकते हैं, सीजीएस यूनिट है, पाउंड फोर्स हो सकता है, किलो पाउंड हो सकता है, पाउंडल हो सकता है, कीप हो सकता है। अब जो फोर्स होता है उसको हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम उसका प्रोडक्ट ले लेते हैं मास और एक्सेलरेशन का, वो भी फोर्स के इक्वल ही आ जाएगा। मोमेंटम जो होता है वो फंडामेंटल कंसेप्ट है फिजिक्स का, जो कि क्वांटिफाई करता है, हमें बताता है मोशन प्रोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। जो कोई ऑब्जेक्ट है वो अगर मोशन कर रहा है तो उसको कौन बताता है? हमारा मोमेंटम बताता है। वैसे तो वेलोसिटी बताती है, पर कितने अच्छे से वो प्रोसेस कर रहा है मोशन को वो बताएगा हमें मोमेंटम। अब जो मोमेंटम होता है इसको हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वो होता है प्रोडक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स मास। जो ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं उसका मास और उसका जो वेलोसिटी वो कंडक्ट कर रहा है, उन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो हो जाएगा मोमेंटम के इक्वल। अगर अगर दूसरे भाषा में बोलें तो मोमेंटम इज डिटरमाइंड बाय द मल्टीप्लाइंग द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय इट्स वेलोसिटी। अब जो फॉर्मूला क्या है वो ऐसे है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। और सिंबॉलिकली हम इसको p से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो मास है उसको m से और जो वेलोसिटी है उसको b से रिप्रेजेंट करते हैं। तो P इज इक्वल टू एम बी, इस तरह से ये एक्सप्रेशन आ गया मोमेंटम का। अब जो P है वो तो मोमेंटम है, M मास है, B वेलोसिटी है। अब जो मोमेंटम होता है वो कंसीडर एज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये भी एक फोर्स की तरह ही वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ना कि स्केलर क्वांटिटी है। पर जो मास है वो जरूर स्केलर क्वांटिटी है। अब एज ए वेक्टर क्वांटिटी मोमेंटम नॉट ओनली डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, ये सिर्फ वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पर ही डिपेंड नहीं करेगा, ये उसकी जो डायरेक्शन होगी उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर वेलोसिटी अगर जीरो है तो ये जीरो भी हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। ऐसा यूनिट मोमेंटम का है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। सिंबॉलिकली हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये यूनिट क्या रिफ्लेक्ट करता है कि ये कॉम्बिनेशन है मास और वेलोसिटी का। अब जो मास है उसका जो ऐसा यूनिट है वो है किलोग्राम, और जो वेलोसिटी है उसका ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड। अब जो मोमेंटम का जो कंसेप्ट है उसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं सैम और मैक्स का। दोनों दोस्त हैं और जॉग कर रहे हैं किसी प्लेग्राउंड में। अब जो सैम है उसका जो मास है वो है 30 किलोग्राम, और जो मैक्स है उसका 40 किलोग्राम है। अब दोनों के दोनों सेम पेस से मूव कर रहे हैं और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं,
इसका मतलब इनकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो मोमेंटम जो होगा वो पूरा का पूरा किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा मास पर। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी जो मोमेंटम होगा वो ज्यादा आएगा। तो अगर मतलब कि अगर बात करें तो अगर मैक्स है विद ए ग्रेटर मास विल एक्सपीरियंस मोर इम्पैक्ट व्हेन कोलाइडिंग विद द वॉल। अब दोनों दौड़ लगा रहे हैं, अगर हम वहां पे बॉल लगा दें या मतलब कोई दीवार खड़ी कर दें और उनको पता ना लगे, तो एकदम ये जब एकदम टकराएंगे उससे, तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, वो पड़ेगा मैक्स पर, क्योंकि मैक्स का जो वेट है वो ज्यादा है, उस वजह से उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये एक प्रिंसिपल है जो क्या कहता है कि जो टोटल मोमेंटम है किसी भी क्लोज सिस्टम का, अब क्लोज सिस्टम से क्या मतलब है कि उस पे जो दो सिस्टम रखे हैं या दो पार्टिकल रखेंगे उनमें कोई भी बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही है, अंदर ही अंदर वो फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पर, रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब कि जो टोटल मोमेंटम है किसी भी क्लोज सिस्टम का वो कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब क्या है कि जो कोलिजन होगी दो पार्ट ऑब्जेक्ट के बीच में, उनमें जो टोटल मोमेंटम आएगा बिफोर द कोलिजन वो इक्वल होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। मतलब कि अगर वो कोलाइड करे, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो जो मोमेंटम जो पहले होगा टकराने से पहले, वो ही बाद में भी जो टकराने के बाद जो मोमेंटम आएगा उसी के इक्वल होगा। व्हेन टू ऑब्जेक्ट कोलाइड, जब दो ऑब्जेक्ट कोलाइड करते हैं, दे एक्सर्ट फोर्सेस ऑन ईच अदर, जो कि चेंजेस करते हैं उनकी वेलोसिटी में, उनकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। हाउएवर द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विच इंक्लूड बोथ ऑब्जेक्ट रिमेन द सेम थ्रू आउट द कोलिजन। अब जो कोलाइड जब कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो उसमें वेलोसिटी में तो चेंज आएगा पर उनका जो मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट आएगा। This means that the sum of the momentum of the object before the collision is equal to the sum of the momentum after the collision। तो इसका मतलब क्या है कि जो सम होता है मतलब कि जो मोमेंटम है ऑब्जेक्ट का, उनका जब हम सम करते हैं बिफोर द कोलिजन, मतलब कि जो कोलिजन से पहले हो रहा है, टकराने से पहले जो मोमेंटम है उनका उनका समेशन करते हैं, और जो टकराने के बाद जो उनका मोमेंटम है उसका समेशन करते हैं, तो वो एक दूसरे के इक्वल ही आएगा। ये देखो ये डायग्रामेटिक व्यू है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। अब ये देखो हमने ये सिस्टम लिया है, सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें दो गाड़ियां हैं, और जो सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट में जो नेट फोर्स है वो जीरो लगेगी। इसका मतलब क्या है कि बाहर से कोई भी इन पे फोर्स नहीं लग रही है, और ये दोनों जो एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रहा होगा वो एक दूसरे को ही कैंसिल आउट कर देगी। अभी ये देखो ये पहली जो गाड़ी है इसका जो मास है वो m1 है, और जो वेलोसिटी कौन से ट्रेवल कर रही है, v1 से ट्रेवल कर रही है। और जो M2 है उसका जो सेकंड गाड़ी है उसका जो मास है वो M2 है, और इसकी जो वेलोसिटी होगी वो V2 होगी। अब ये देखो ये टोटल मोमेंटम आ गया P1 प्लस P2 इज इक्वल टू P टोटल। अब ये देखो ये जो पहली गाड़ी है वो बहुत ज्यादा तेजी से उसके साथ टकरा गई दूसरी गाड़ी के साथ। अब जब टकराने के बाद क्या होगा कि जो ये वाली गाड़ी इसकी जो वेलोसिटी होगी वो स्लो हो जाएगा ये, और जो दूसरी गाड़ी है वो तेज हो जाएगी। तो इस वजह से जो m1 का जो बाद में जो वेलोसिटी आ जाएगी वो v1 प्राइम हो जाएगी, और जो m2 की जो वेलोसिटी होगी वो v2 प्राइम हो जाएगी। तो इस तरह से इनका जो मोमेंटम अब की बार जो आफ्टर कोलिजन आएगा वो होगा p1 प्राइम प्लस p2 प्राइम की। Work is said to be done when a force applied on the body displaces the body through a certain distance in the direction of applied force। वर्क कब होगा, जब हम कोई फोर्स अप्लाई करें किसी भी बॉडी पर, और वो जो फोर्स है उस बॉडी को मूव करवाने में या एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प कर रही है, तो वो कहलाएगा हमारा वर्क। अब जो वर्क होता है वो प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का या फिर डिस्टेंस का। अब जो प्रोडक्ट है वो कौन सा प्रोडक्ट होगा, वो होगा डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पे देखो डॉट लगा है तो इसका मतलब क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा आएगा यहाँ पे। अब ये देखो ये एक ब्लॉक दिया गया है जिसमें जो फोर्स है वो कुछ इस तरह से लग रही है। अब जो एक्स डायरेक्शन है वहां पे जो कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा एफ कोस थीटा, और जो वाई डायरेक्शन है वहां पे बनेगा एफ साइन थीटा। तो जो एफ साइन थीटा है उसको तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे, और हम लेंगे यहाँ पे एफ कोस थीटा कॉम्पोनेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वो आ जाएगा हमारा वर्क डन ऑन दिस ब्लॉक, ताकि वो यहाँ से यहाँ तक ले जाने का जो वर्क डन है वो ऐसे हम निकालेंगे। अगर मान लो आपको फोर्स अप्लाइड और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे दिया गया, तो हम वर्क उसमें कैसे निकालेंगे, हम वर्क निकालेंगे जो ग्राफ दिया गया है उनका अंदर का जो एरिया होगा ना, उससे हम वर्क डन निकालेंगे। देन द वर्क डन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द फाइंडिंग द एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ।
जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ है उसका जो एरिया अंडर द कर्व होगा उससे हम वर्क डन को निकालेंगे। अब जो फॉर्मूला क्या है वर्क डन का वो हमने पहले भी डिस्कस किया, एफ डी कोस थीटा। और ये भी देखो एक मास दिया गया है, यहाँ पे इस तरह से एफ अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे जो है वो वर्क होगा एफ कोस थीटा डेल्टा एक्स। मतलब कि डेल्टा एक्स का क्या वैल्यू होगी कि यहाँ से वो यहाँ तक लाने में जो चेंज इन पोजीशन हुआ है वो कहलाएगा हमारा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन डिस्टेंस। और जो फोर्स का कंपोनेंट आएगा वो आएगा एफ कोस थीटा। जो वर्क इक्वेशन है उससे हमें ये पता चल गया कि जो वर्क है वो डिपेंड करता है कोस थीटा पर, मतलब कि वो एंगल पर डिपेंड करेगा किसके बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो अगर मान लो कि एंगल 90 डिग्री है तो कोस थीटा हो जाएगा 90 डिग्री और वहां पे वर्क हो जाएगा हमारा 0। अगर मान लो कि कोस थीटा की जो थीटा की वैल्यू है वो अगर 0 है तो वहां पे सॉरी जो वर्क होगा वो मैक्सिमम होगा। और अगर मान लो कि जो कोस थीटा है वो 180 डिग्री है तो वहां पे जो वर्क हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। अब जो नेगेटिव वर्क का जो एग्जांपल है वो है फ्रिक्शन। अब यूनिट क्या है वर्क टन के, वो है ऐसा यूनिट है वर्क का वो है जूल। और अगर हम एग्जांपल लें तो जो फोर्स होता है 5 न्यूटन का, अगर वो अप्लाई हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर और वो 2 मीटर की दूरी से वो उसने ट्रेवल किया है जब फोर्स लग रही है उस पे, और जो वर्क डन होगा वहां पे 10 न्यूटन हो जाएगा, 10 न्यूटन मीटर होगा और वो इक्वल हो जाएगा 10 जूल के। जो न्यूटन मीटर है वो हो जाता है जूल के इक्वल। एनर्जी हमें एनर्जी क्या बताती है, हमें बताती है एबिलिटी टू परफॉर्म वर्क। मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट की एबिलिटी क्या है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट की क्या कैपेसिटी है कोई वर्क करने की। अब जो एनर्जी होती है वो कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय एंड इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब जो एनर्जी है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। इसका मतलब क्या है कि जो एनर्जी है वो ना तो बनाई जा सकती है, ना तोड़ी जा सकती है, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। वो बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जो यूनिट है एनर्जी का वो सेम ही होगा वर्क की तरह, दैट इज जूल। और जो एनर्जी होगी वो फाउंड होगी बहुत सारी थिंग्स में, हमारी एनर्जी पाई जा सकती है। और डिफरेंट टाइप की एनर्जी होती है जैसे कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों जो है वो है मैकेनिकल एनर्जी। अब जो टाइप्स होती हैं एनर्जी की, जैसे ये देखो ये मैकेनिकल एनर्जी है, ये मैकेनिकल वेव एनर्जी है, इस तरह से काफी सारी टाइप होती हैं एनर्जीज की। ये देखो ये केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, आयनाइजेशन, इलास्टिक, ग्रेविटेशनल, थर्मल, हीट। ये सारी की सारी एनर्जी है पर हमारी काम की सिर्फ दो है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब जो यूनिट है एनर्जी का, ऐसा यूनिट है इसका जूल। और इसका जो नाम पड़ा है जूल वो किसके नाम पे पड़ा है, वो पड़ा है जेम्स प्रेस्कॉट जूल के नाम पर। जो मैकेनिकल एनर्जी है वो दो टाइप की होती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी है वो होती है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। अगर जो बॉडी है वो मूव कर रही होगी तो वहां पे आएगी हमारी काइनेटिक एनर्जी, और वो उसकी जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी हाफ एम बी स्क्वायर के। और जो मास है, जो एम है वो मास को रिप्रेजेंट करेगा ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जो वी है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होगी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन या फिर कंडीशन, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो दो टाइप की है आगे, दैट इज ग्रेविटेशनल एनर्जी और इलास्टिक एनर्जी। अब जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है बॉडी की इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। अब जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो उसकी पोजीशन के पर ही बेसिस पर होगी, पर कहाँ पे होगी, उसकी पोजीशन अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब कि जो अर्थ का जो सरफेस है उसके ऊपर जो एनर्जी ली जाएगी पोटेंशियल एनर्जी वो कहलाएगी हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ये कैसे दी जाती है, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं पीई से, और इसकी वैल्यू होती है एम जी एच के इक्वल। और जो एम है वो है मास ऑफ द बॉडी, जी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो एच है वो हाइट है, यहाँ तक जो सरफेस है अर्थ से वहां तक जहां तक वो बॉडी गई है वहां की जो हाइट है वो होगी एच। अब जो इलास्टिक बॉडी है अगर वो डिस्प्लेस कर रही है उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो वहां पे जो वर्क है वो हमें चाहिए होगा ताकि हम इलास्टिक फोर्स को रिस्टोर कर सके, मतलब कि हम उसको रोक सके कहीं दूसरी जगह जाने के लिए। तो वहां पे जो वर्क डन जो स्टोर होगा वो भी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, पर कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी।
वर्क एनर्जी थ्योरम। अब जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो क्या कहती है कि जो वर्क होगा, कोई भी फोर्स किसी भी बॉडी पर अगर वर्क कर रही है तो वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। ये देखो जो वर्क है वो इक्वल हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ये क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वो इक्वल है वर्क डन के। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने पहले भी पढ़ा है। ये क्या कहता है कि जो टोटल एनर्जी है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में वो चेंज नहीं होगी, और जो एनर्जी अगर चेंज हो रही है तो वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, बट द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। पर जो टोटल एनर्जी होगी किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की वो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब क्या है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब जो बिसाइड मैकेनिकल एनर्जी और भी बहुत सारी जो एनर्जी है जिसमें जो हमारी जैसे काइनेटिक एनर्जी है वो दूसरी फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकती है, जैसे कि थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, विजुअल लाइट एनर्जी या फिर न्यूक्लियर एनर्जी। इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी, ये क्या कहता है, जो ये किसने दिया था, ये आइंस्टाइन ने दिया था, और उन्होंने क्या कहा था कि जो मास और जो एनर्जी है वो इंटर कन्वर्टिबल होता है, मतलब कि एक दूसरे में वो चेंज हो सकता है। और इसका एक्सप्रेशन कैसे दिया गया था, ये देखो ई से हम एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो इक्वल होगा m इंटू सी स्क्वायर के। तो जो m है वो इक्वल हो जाएगा मास के, और जो c है वो होगा स्पीड ऑफ लाइट। पावर, पावर का क्या मतलब है, ये होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब कि हम किस रेट से कोई वर्क कर रहे हैं, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट ऑफ टाइम, वो हो जाएगा पावर के इक्वल। अब जो पावर का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा वर्क बाय टी, मतलब कि जो वर्क होगा वो हो जाएगा डब्ल्यू से हम रिप्रेजेंट करेंगे वर्क डन को, और जो टी हो जाएगा स्मॉल टी वो हो जाएगा हमारा टाइम टेकन, और जो पी हो जाएगा कैपिटल पी वो हो जाएगा हमारा पावर। यूनिट ऑफ पावर, जो पावर है पहली बात तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी जो वैल्यू है वो डायरेक्शन पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगी। अब जो एसआई यूनिट है पावर का वो होता है जूल पर सेकंड। अब जो जूल है वो हो जाएगा वर्क का एसआई यूनिट, और जो सेकंड है वो है टाइम का एसआई यूनिट, इस तरह से जूल पर सेकंड। पर इसका जो दूसरा नाम है हम ज्यादातर यूज करते हैं वो करते हैं वोट। अब जो वोट क्या होता है, वोट होता है कि ये एक पावर है जो कि हमें चाहिए होगी कि हम जब एक जूल का जो वर्क है वो एक सेकंड में अगर हम कर रहे हैं उसके लिए हमें कितनी पावर चाहिए होगी, वो होगा हमारा वोट। अब जो यूनिट है वोट का वो किन के नाम पर डेडिकेटेड है, कौन से थे वो साइंटिस्ट, वो थे सर जेम्स वॉट के नाम पर, जिन्होंने स्टीम इंजन को डेवलप किया था। कोलिजन, अब जो कोलिजन का सिंपली अर्थ क्या है, वो होता है टकराव। अब टकराव किनके बीच में हो रहा है, दो या दो से अधिक कोलाइडिंग बॉडीज के बीच में। अब जो ये जो टकराना हो रहा है, जब कोलिजन हो रही है, ये एक आइसोलेटेड इवेंट है, मतलब कि जो जो बॉडीज हैं उन पे बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी, ये हम मान के चल रहे हैं। अब जो कोलिजन है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है इलास्टिक कोलिजन और एक है इन इलास्टिक कोलिजन। अब जो कोलिजन है अगर वन डायमेंशनल है, ये तब होगा जब जो कोलाइडिंग बॉडीज हैं, तो जब वो कोलाइड की है उससे पहले और उसका जो बाद का जो पाथ है वो एक ही डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं तो वो हो जाएगा 1D, दैट इज वन डायमेंशनल कोलिजन। अब जो वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन होती है उसमें क्या होता है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है अप्रोच की, जो कि कोलिजन से पहले की है, वो इक्वल होगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन आफ्टर द कोलिजन, मतलब कि इसमें जो वेलोसिटीज हैं वो सेम होंगी। अब जो कोलिजन हो रहा है उसमें जो नेट फोर्स, हम जो एक्सटर्नल फोर्स जो मान के चल रहे हैं वो हम जीरो मान के चल रहे हैं, तो इस वजह से वहां पे जो मोमेंटम होगा वो होगा वहां पे कंजर्व, मतलब कि जो पहले बॉडीज का मोमेंटम था टकराने से पहले वो ही बाद में आएगा, टकराने के बाद वाला जो मोमेंटम होगा वो एक दूसरे के इक्वल होगा। अब जो इलास्टिक कोलिजन है वो तब होगा जब जो लीनियर मोमेंटम है जब वो भी कंजर्व हो और साथ में काइनेटिक एनर्जी भी सिस्टम की कंजर्व्ड हो। अब जो कोलिजन के अगर एग्जांपल है इलास्टिक कोलिजन का, तो वो हो सकता है जैसे एटॉमिक पार्टिकल के बीच में, एटम्स के बीच में, मार्बल्स के बीच में, या फिर बिलियर्ड बॉल्स के बीच में। अब ये देखो ये है एक छोटा मास m1 जिसकी वेलोसिटी है v1। अब इतना याद रखना कि अगर ये देखो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो जो m1 है इसकी वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू v2, तभी कोलिजन पॉसिबल हो सकता है। अब ये सिस्टम बना दिए, यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो जीरो हो जाएगी, तो इस वजह से जो इनका जो मोमेंटम है और साथ में जो काइनेटिक एनर्जी है वो दोनों के दोनों कंजर्व हो गए हैं।
इन इलास्टिक कोलिजन, अब जो कोलिजन है उसमें मोमेंटम तो हमेशा ही कंजर्व होगा, चाहे वो किसी भी कौन सा भी टाइप है कोलिजन का। पर जो इन इलास्टिक कोलिजन है वहां पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं हो सकती। अगर हम एग्जांपल लें इसका, तो अगर मान लो कि हम एक वॉल को ड्रॉ कर दें, बेड पुट्टी ऑन टू द फ्लोर, मतलब कि हम कोई वॉल को ड्रॉ कर रहे हैं कोई बेड पुट्टी की तरफ, मतलब कि वहां पे वो धंस जाएगी, तो इस वजह से वहां पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं होगी और वहां पे होगा हमारा इन इलास्टिक कोलिजन। जैसे ये देखो, ये दो पार्टिकल हैं एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं और साथ में एक दूसरे से धस गए हैं, मतलब कि एम और एम जो है वो जुड़ गए हैं, तो इस वजह से यहाँ पे इन इलास्टिक कोलिजन हो जाएगा। थैंक यू। कोलिजन के साथ ही हमारा आज का सेशन खत्म होता है। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल।